नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के इस वीडियो में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल यूपीएससी, बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस कोई भी हो, सब में एक जो कॉमन टॉपिक है वो है नाटक के बारे में। तो इस वीडियो में भी हम वही पढ़ने वाले हैं। इसके पहले नाटक पर एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने समझा था कि नाटक का स्वरूप क्या होता है, और नाटक के स्वरूप के साथ साथ हमने ये भी समझा था कि नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ था। वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में जो सबसे शुरुआत में जो बात हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि नाटक के तत्व क्या होते हैं। प्रश्न ऐसा पूछता है कि जैसे प्रश्न है गोदान, तो गोदान के बारे में पूछेगा कि गोदान का नाटक के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी, तो उसके बारे में पूछ सकता है कि अंधेर नगरी की तात्विक समीक्षा कीजिए। तो अंधेर नगरी की तात्विक समीक्षा हम पहले के एक वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में जब हम बात करेंगे तो हम सीधे ये समझेंगे कि नाटक के कितने तत्व होते हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, जैसे अगर आपने कहानी वाला वीडियो नहीं देखा है, उपन्यास वाला वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार वो जरूर देखेंगे। आप वो देखेंगे तो उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको कंपेयर करना सीख जाएंगे कि नाटक के तत्व और कहानी और उपन्यास के तत्वों में क्या अंतर है और क्या समानता है। लगभग सारी बातें समान है, थोड़ा सा एक अंतर है, वो हम अभी बात कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसके पहले अगर आप हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं 67th बीपीएससी के लिए, तो 9169041691 पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। 65 दिनों की आंसर राइटिंग कोर्स अभी चल रहा है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें कि नाटक के तत्वों की बेसिक बात करते हैं। तो नाट्य शास्त्र के 3 मूलभूत तत्व माने गए हैं। एक होता है वस्तु, एक है नेता और एक है रस। इन्हीं तीनों का विस्तृत निरूपण किया गया है। और पाश्चात्य काव्य, देखिए संस्कृत नाट्यशास्त्र की बात हो रही है। जब हम संस्कृत नाट्यशास्त्र की बात करते हैं तो नाटक के 3 मूलभूत तत्व माने गए हैं, एक वस्तु, एक नेता और एक रस। और अगर हम बात करते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, जिसको हम वेस्टर्न बोलते हैं, तो वेस्टर्न जो काव्य शास्त्र है उसके अनुसार नाटक के 6 तत्व माने गए हैं। आज यही जो 6 तत्व हैं, इन्हीं तत्वों के तत्व हिंदी नाट्यकला के प्रमुख तत्वों के रूप में ग्रहण किए गए हैं। अब इस 6 तत्व में आप एक तत्व और ऐड कर लीजिएगा, 7वां तत्व। 7वां तत्व जो है वो है अभिनयता। उसको हम बोलते हैं अभिनयता, या फिर आप उसको रंगमंचीयता भी बोल सकते हैं। अभिनयता या रंगमंचीयता इसका एक दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो है कथा वस्तु या फिर वस्तु। वस्तु क्या है या कथा वस्तु क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी नाटक है तो उसकी एक कथा होगी, और उस कथा को ही, उसकी जो मूल कथा है नाटक की, उसी को हम कथा वस्तु कहते हैं। इसे कथानक और कथा वस्तु अलग अलग नाम से जाना जाता है। कथा वस्तु की बात करें तो कथा वस्तु मुख्यतः 2 प्रकार की है। एक आधिकारिक अर्थात मुख्य, और दूसरा होता है प्रासंगिक अथवा प्रसंगवश, जो गौड़ कथाएं होती हैं। जैसे अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उस कहानी में एक मुख्य पात्र है और उसके जीवन से संबंधित बातें चल रही हैं, उसके अलावा एक कोई और भी कहानी चल रही हो साथ में। जैसे अगर हम गोदान की बात करते हैं तो गोदान में एक होरी वाली कहानी चल रही होती है, और गोदान में होरी के अलावा एक और कहानी चल रही होती है जो कि मेहता और खन्ना वगैरह की कहानी, जो शहरी पृष्ठभूमि है गोदान की, वो चल रही होती है। तो यहाँ पर 2 कथाएं हो गई, एक मुख्य कथा है जो कि होरी वाली है, और एक गौड़ कथा है जो कि मेहता वाला है। तो इस तरह से क्या होता है, नाटकों में भी अलग अलग तरीके से एक मुख्य नाटक का एक मुख्य कहानी, मुख्य कथा होता है, और मुख्य कथा के बाद कुछ गौड़ कथाएं भी उसके साथ जुड़ी होती हैं। अब बात करते हैं कि यह मुख्य कथा के विकास में, सौंदर्यवर्धन में सहायक होती हैं जो गौड़ कथाएं होती हैं। और इसके आधार पर बात करें तो कथा वस्तु 3 प्रकार की है। प्रख्यात, जिसका आधार इतिहास, पुराण या जनश्रुति होता है, मतलब पौराणिक कथा वस्तु है। दूसरी काल्पनिक कथा वस्तु होती है जो नाटककार की कल्पना होती है। और उसके अलावा मिश्रित होती है, जिसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण होता है। कुछ ऐसे नाटक होंगे जिसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण होगा। जैसे हम बात करें स्कंदगुप्त नाटक के बारे में, तो उसमें ऐतिहासिक बात भी है और कुछ कल्पना का भी मिश्रण है। तो इस तरह के नाटक होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 3 तरह का होता है। इसके अलावा अगर नाटक की कथा वस्तु में कार्य व्यापार की दृष्टि से हम बात करें तो 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। क्या है, एक होता है आरंभ, दूसरा है विकास, तीसरा है चरम सीमा जिसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं, चौथा है उतार, और 5वां है अंत या समाप्ति। भारतीय प्राचीन आचार्यों का वर्गीकरण भी इसी प्रकार से है, केवल नाम का भेद है। जैसे अगर हम पाश्चात्य की बात करते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करते हैं, नाट्यशास्त्र की बात करते हैं, तो वहां पर आरंभ, विकास, चरम सीमा, उतार और अंत इस तरह से बांट दिया गया है। लेकिन अगर हम प्राचीन नाट्यशास्त्र की बात करें, भारतीय आचार्यों के वर्गीकरण की बात करें, तो ये मानते हैं आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियतपत्ति और फल, ये कथानक की 5 मूल अवस्थाएं होती हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं। पाश्चात्य नाटक में संघर्ष को महत्व दिया गया है, जबकि भारतीय नाटक में नेता और उसके आदर्श को महत्व दिया जाता है। भारतीय नाटकों में भी संघर्ष होता है, मगर वो स्पष्ट और सीधा संघर्ष वहां पे देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें जो दूसरा प्रमुख तत्व है नाटक का,
ये जो तत्व है इसको हम बोलते हैं पात्र या फिर चरित्र चित्रण। ये आपने कहानी और उपन्यास में भी पढ़ा होगा। संपूर्ण नाटक पात्र और उनकी गतिविधियों पर ही आधारित होता है। पात्र ही कथानक को आगे बढ़ाता है और अंत की ओर ले जाता है, वही कथा का संवाहक भी होता है। अब इस पात्र में हम क्या करते हैं, तो पात्र कितने प्रकार के होते हैं ये हम देख सकते हैं। जैसे पात्रों को व्यक्ति पात्र या प्रतिनिधि पात्र में बांटा जा सकता है। जैसे कोई नाटक है तो इस नाटक में एक कोई पात्र है, वो व्यक्ति है और उस व्यक्ति के बारे में बात की गई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नाटक जो है, तो हम बात कर रहे थे पात्र और चरित्र चित्रण की, तो इसमें मैंने अभी बताया था, बीच में वीडियो रुक गया था। आधुनिक नाटक में पात्रों को दो प्रकार से पहले हमने बांटा। पात्रों को क्या बांटा, एक तो व्यक्ति पात्र बांटा और एक प्रतिनिधि पात्र बांटा। जैसे कोई नाटक है तो उसमें जो नायक है वो एक व्यक्ति होता है और कई बार यही व्यक्ति जो नायक है ये किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगता है। जैसे अगर हम बात करें गोदान नाटक की, गोदान उपन्यास की, नाटक नहीं है, गोदान एक उपन्यास है, हम उपन्यास के माध्यम से पहले बता देते हैं आपको। गोदान उपन्यास की यदि हम बात करें तो उसमें होरी जो है वो एक कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो नाटक है अंधेर नगरी नाटक यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के सिलेबस में है, यूपीएससी वालों के सिलेबस में ये नाटक नहीं है। इसी के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो जो इसका नायक है, इसमें बहुत सारे पात्र हैं, इसमें कई पात्र हैं। जैसे इसमें एक महंत है, उसके अलावा महंत के अलावा गोवर्धन दास है, फिर नारायण दास है, फिर वो चौपट राजा है। तो ये जो पात्र हैं वो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। महंत जो है वो संपूर्ण साधु समाज का वहां पे नेतृत्व कर रहा है, उस साधु समाज का जो कि उतना अच्छा नहीं है। दूसरा गोवर्धन दास की बात करें तो वो सब एक लालची, जो जितने लोग लालची होते हैं तो एक लालची पात्र का, लालची व्यक्तियों के एक वर्ग का, एक समूह का वो नेतृत्व कर रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस तरह से पात्र और चरित्र चित्रण की जब हम बात करते हैं तो पात्र सामान्यतः व्यक्ति पात्र होते हैं या फिर किसी वर्ग का प्रतिनिधि भी होते हैं। इनको दो भाग में बांटा जाता है। नाटक के नायकों के 4 प्रकार माने गए हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक होता है धीरोदात्त नायक, एक होता है धीर ललित, एक होता है धीर प्रशांत और एक होता है धीरोदत्त। अब नाटकों में भी चरित्र चित्रण उपन्यास की ही भांति होता है। जैसे हम उपन्यास या कहानी में चरित्र चित्रण करते हैं वैसे ही नाटकों में भी करते हैं, लेकिन उपन्यासकार की भांति नाटक का जो विश्लेषणात्मक या प्रत्यक्ष रूप से चरित्र चित्रण है वो नहीं किया जा सकता है, ये नहीं करता है वो नाटककार। अब देखिए, उसे परोक्ष या अभिनयात्मक ढंग से काम लेना पड़ता है। कथा वस्तु घटनाओं और कथोपकथनों के द्वारा नाटकीय पात्रों के चरित्र का उद्घाटन होता है। यहां पर जब हम चरित्र की बात करते हैं किसी भी पात्र के, तो वो जो संवाद है, उसके अलावा जो घटनाएं घट रही हैं और कथा वस्तु यानी कि मूल कथा क्या है, उसके आधार पर हम चरित्र चित्रण करते हैं पात्रों का। उसके बाद बात करें कथोपकथन। कथोपकथन को हम संवाद कहते हैं। संवाद बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी नाटक का। संवाद ही नाटक की सफलता के लिए एक, आप कह सकते हैं कि सफलता के महत्वपूर्ण जो स्तंभ है नाटक का, वो कथोपकथन या संवाद होता है। कैसे इस बात को समझते हैं, जब आप बात करेंगे स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त नाटक की, जो कि प्रसाद के द्वारा लिखे गए नाटक हैं, इन नाटकों के संवाद को आप देखेंगे तो ये संवाद आपको दुरूह प्रतीत होंगे, कठिन प्रतीत होंगे। ये संवाद न सिर्फ श्रोता के लिए कठिन है, बल्कि जो इन संवादों को बोल रहा है, जो अभिनेता है, उसके लिए भी प्रसाद के नाटक कठिन हो जाते हैं, प्रसाद के नाटकों के संवाद कठिन हो जाते हैं। प्रसाद के नाटकों की अगर हम बात करें तो इनकी एक जो विशेषता है वो है स्वगत कथन। स्वगत कथन का मतलब होता है मोनोलॉग। आप समझिए, एक ही व्यक्ति है, वो लगातार बोलता चला जा रहा है, मोनोलॉग बोल रहा है, और वो 10 लाइन 5 लाइन उसको बोलना है, और वो संस्कृतनिष्ठ भाषा में बोल रहा है, और उसके साथ साथ उसमें दार्शनिकता का पुट है। तो यदि इस तरह की चीज आएगी तो अल्टीमेटली ये अंत में दर्शक जो हैं उनके लिए ये ठीक नहीं होगा, उनके लिए रोचक नहीं होगा, ऊब उत्पन्न होगी। नाटकों में संवाद का जो मुख्य काम है वो ये है कि पात्र का चरित्र चित्रण और कथा का विकास, रोचकता और वातावरण सृजन, ये सब संवादों की वजह से ही होता है। संवाद सब में होता है, कहानी में भी है, उपन्यास में भी है, सब में होता है, लेकिन नाटक की आत्मा है संवाद। नाटक का प्राण तत्व जो है वो संवाद है। संवाद यदि अच्छा है तो नाटक सफल होगा, संवाद अच्छा नहीं है तो नाटक सफल नहीं होगा। संवाद की बात करें तो संवाद की प्रसंग, परिस्थिति, पात्रानुरूपता उनका मूल होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये मूल तत्व है। संवाद जिसके सार्थक, संक्षिप्त, वक्र और अंतःशक्ति संपन्न होते हैं, नाटक उतना ही सफल होता है। याद रखिएगा,
जो सफल नाटक होगा उसके संवाद सार्थक होंगे, संक्षिप्त होंगे, वक्र और अंतःशक्ति से संपन्न होंगे। नाटक में संवादों की भाषा सरल, सरस और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। और अगर आप बात करें प्रसाद के नाटक की, तो ये उनकी एक कमी में देखी जाती है। नाटक में उनके जो भाषा है वो सरल तो कहीं कहीं है, सरल तो कहीं कहीं सॉरी सरस तो कहीं कहीं है, परंतु सरलता पे वो खरी नहीं उतरती है। और प्रेमचंद ने कहा भी है कि प्रसाद के नाटकों की भाषा ऐसा लगता है मानो 100 टन मिट्टी के नीचे दबी लाश हो। ये प्रेमचंद का कथन है। उसके बाद हम बात करें देश काल वातावरण। नाटक में देश काल का निर्वाह आवश्यक है। युगीन संदर्भों को रूपायित करने के लिए नाटक में देश काल के अनुरूप ही पात्र की वेशभूषा, परिस्थितियां, आचार विचार होते हैं। जैसे यदि आप बौद्ध युग के संबंधित कोई नाटक लिख रहे हैं या फिर आप गुप्त वंश से संबंधित नाटक लिख रहे हैं, तो उस समय का पहनावा क्या था, उस समय के खान पान, उस समय की वेशभूषा, उस समय लोगों का रहन सहन कैसा था, ये सारी चीजें आपको उस समय से जोड़कर देखनी पड़ेंगी। आप बात कर रहे हैं, आप किसी ब्रिटेन के पात्र की कल्पना कीजिए, तो ब्रिटेन के पात्र से आप संस्कृत बुलवा रहे हैं अपने नाटक में, तो वो ठीक नहीं होगा ना। तो ये चीज देखना पड़ता है। इसके अलावा आप बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास की और आप उसमें दिखा रहे हैं जीन्स टी शर्ट पहने हुए नायक को, तो ये भी ठीक नहीं होगा। तो वेशभूषा हो गया, बातचीत हो गई, आचार विचार हो गया, ये सब डिपेंड करता है कि नाटक किस कालखंड को आधार बनाकर लिखा गया है। समझ गए आप इस बात को। तो देश काल के अनुरूप ही पात्र की वेशभूषा, परिस्थितियां, आचार विचार होनी चाहिए। इसके सफल निर्वाह से पात्र सजीव प्रतीत होते हैं। कथा युग के अनुरूप ही समाज, राजनीति और परिस्थितियों का अंकन भी होना चाहिए। सफल नाटककार दृश्य विधान, मंच व्यवस्था, वेशभूषा और अभिनय आदि के द्वारा सजीव वातावरण की सृष्टि कर लेता है। ठीक है। प्राचीन ग्रीक आचार्यों ने देश काल की समस्या को विचार कर संकलन त्रय का विधान किया है। यही देश काल वातावरण की बात हो रही है। देखिए एक चीज मैं और बता दूं आपको, काल का मतलब क्या हुआ। देश का मतलब और काल का मतलब और वातावरण का मतलब थोड़ा सा अलग अलग करके समझ लेते हैं। जैसे देश का मतलब क्या हुआ, आप जिस नाटक को पढ़ रहे हैं उस नाटक में किन किन अलग अलग जगहों के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे अगर हम बात करें स्कंदगुप्त की, तो स्कंदगुप्त में मालव प्रदेश के बारे में बात की गई है। इसके अलावा स्कंदगुप्त में मगध के बारे में बात की गई है। तो ये जो नाटक में मालव प्रदेश, मगध प्रदेश मिल रहे हैं या फिर पश्चिमोत्तर भारत मिल रहा है, तो ये क्या हो गए, उस नाटक में वर्णित देश हो गए। काल की बात करें तो काल का मतलब है कि वो किस समय की रचना है, नाटक किस समय पर बेस्ड है। जैसे अगर हम स्कंदगुप्त की बात करें तो वो गुप्त वंश पर आधारित है, या फिर चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त भी गुप्त वंश पर आधारित है। तो प्राचीन इतिहास का वह कालखंड जिसमें गुप्त वंश ने शासन किया था उस पर आधारित है। वह कालखंड है किसका, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त नाटक का। उसके बाद से अगर हम अगर अंधेर नगरी की बात कर लें तो इसका काल क्या होगा, ब्रिटिश काल है, ब्रिटिश काल है उस समय। अगर हम वातावरण की बात करें तो वातावरण को जरा ध्यान से समझिएगा। वातावरण को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक होता है बाह्य वातावरण और एक होता है आंतरिक वातावरण। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है मैं बताता हूं। बाह्य वातावरण का मतलब है कि नाटक जब आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो उसके आसपास के दृश्यों के बारे में बाह्य वातावरण बताता है। जंगल का सीन है तो बताएगा कि यहाँ पे जंगल है। अगर नदी नाले पर्वत पठार का दृश्य है तो वो बताया जाएगा। इंडस्ट्रीज वगैरह है तो वो बताया जाएगा कि धुआं निकल रहा है चिमनी से। ये हो गया बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण का मतलब होता है कि जो उस नाटक में चरित्र हैं, जो पात्र हैं, उन पात्रों के अंदर, उन पात्रों के मन में क्या स्थिति है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, वो किसी मानसिक द्वंद्व या फिर कुंठा के शिकार तो नहीं है। यदि हैं तो किस प्रकार का मानसिक द्वंद्व है, किस प्रकार की कुंठा है उनके मन में। तो यहाँ पर वातावरण, जो आंतरिक वातावरण है, इसको हम कह सकते हैं कि मन का वातावरण। तो किसी भी पात्र के मन में क्या चल रहा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो आंतरिक वातावरण होता है। और जब बाहरी दृश्यों के बारे में बात करते हैं, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है बाह्य वातावरण। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, भाषा शैली के बारे में बात करते हैं। नाटक एक दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य का मतलब है कि जिसको हम देख सकें। दर्शक संवादों के द्वारा ही कथ्य को ग्रहण करता है, अभिनय उसे हृदय में उतार देता है। अतः भाषा सरल, स्पष्ट और सजीव होने पर ही दर्शक और श्रोता को रसानुभूत कराने में समर्थ होती है।
अब नाटक में भाषा कैसी होनी चाहिए, तो मैंने बता दिया कि सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, उसमें विषयानुकूल और पात्रानुकूल प्रवाह होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें किसी ब्रिटिश पात्र की, तो वो थोड़ा सा अंग्रेजी बोले, संस्कृत न बोलने लग जाए। प्राचीन काल की बात कर रहे हैं तो उसके आधारित भाषा हो, आधुनिक भाषा का प्रयोग न किया जाए। तो इस तरह की चीज़ देखी जाती है। नाटक के लिए भाषा शैली में सरसता अनिवार्य है। भाषा शैली विषयानुकूल होनी चाहिए। प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, 3 गुण हैं। इन तीनों गुण में जिस गुण की आवश्यकता है उस गुण से युक्त होनी चाहिए, और साथ ही प्रभाव भी छोड़ने वाली होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। जो अगला है वो है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है किसी भी नाटक का आखिरी उद्देश्य क्या है, वो किस लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है। नाट्य शास्त्र की बात करें तो पुरुषार्थ में चतुष्ट धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको नाटक का धर्म अर्थ काम मोक्ष को नाटक का उद्देश्य माना गया है। ये हम बात कर रहे हैं नाट्य शास्त्र की। लेकिन जब हम पाश्चात्य नाट्य शास्त्र में आते हैं तो ये थोड़ा सा बदल जाता है। आज के नाटक के जीवन चित्रण करते हैं तो इसमें क्या है, जीवन की समस्याओं की प्रस्तुति, उनकी व्याख्या और उनका समाधान, यही नाटककार का उद्देश्य होता है। और हर नाटक में लगभग यही चीज देखी जाती है। नाटककार इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए संवाद का प्रयोग करता है, कार्यकलाप नाना घटनाओं का प्रयोग करता है। नाटक में नाटककार जीवन की व्याख्या परोक्ष रूप से व्यंजित करता है। जितना ही उद्देश्य महान होगा, रचना उतनी ही श्रेष्ठ होगी। जो भी लेखक है जितनी अधिक उदात्त मानवीय संवेदना के रूप में जीवन उद्देश्य को प्रकट करता है, वह उतना ही महान कलाकार बनता है। आखिरी जो है वो है अभिनेता और रंगमंच। भारत की अगर बात करें, भारतीय आचार्यों के अनुसार बात करें तो अभिनय नाटक का प्रमुख अंग है। और भरत मुनि जिन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की थी, उन्होंने नाटक के 4 प्रकार माने थे: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। नाटक की सार्थकता इस बात में है कि नाटक अभिनय है कि नहीं है, नाटक में अभिनेता है कि नहीं, नाटक का मंचन किया जा सकता है कि नहीं मंचन किया जा सकता है। वर्तमान समय में तकनीकी के बढ़ने के कारण स्कंदगुप्त जैसे नाटकों और चंद्रगुप्त जैसे नाटकों का मंचन भी संभव हो पाया है। लेकिन अगर हम उस समय की बात करें जिस समय ये नाटक लिखे गए थे, उस समय स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त जैसे नाटक को बहुत दुरूह माना जाता था रंगमंच की दृष्टि से। आज भी वे उतने ही कठिन हैं, क्योंकि उनमें संवाद जो है वो बहुत लंबे लंबे हैं, दार्शनिकता है उन संवादों में, आम आदमी समझ नहीं पाएगा उस नाटक में पात्र कहना क्या चाहता है। इसके अलावा भाषा बहुत कठिन है। तभी प्रेमचंद ने कहा था इसके बारे में कि प्रसाद की भाषा ऐसी है मानो 100 टन मिट्टी के नीचे दबी लाश हो। तो इस तरह से हम बात करें आधुनिक काल में जब नाटक है, तो आधुनिक काल के नाटकों की रचना ही इसीलिए हुई कि रंगमंच हो, और रंगमंच के ही लिहाज से नाटक लिखे जा रहे थे। इसमें पारसी थिएटर सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब बात यह है कि केवल और केवल रंगमंच की दृष्टि से अगर नाटक लिखा जाए तो नाटक साहित्यिक दृष्टि से बहुत निम्न कोटि का हो जाएगा। इसमें क्या है कि अगर आप केवल दर्शक को खुश करने के लिए नाटक लिख रहे हैं तो फिर उसमें भाषा आप वैसे ही रखेंगे, स्तरीय भाषा का प्रयोग नहीं होगा। कुछ आप उसमें उद्देश्य जो लेकर चल रहे हैं उसको भी पूरे करने में आप समर्थ नहीं होंगे। हास्य ही ज़्यादा प्रभावित करेगा दर्शकों को, तो आप हास्य की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि पारसी थिएटर की वजह से निम्न कोटि के और अव्यवस्थित नाटकों की शुरुआत हो गई थी। तो फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसमें सुधार किया, और फिर भारतेंदु के प्रयास से ही हिंदी रंगमंच का अस्तित्व जो है वो शुरू होता है, आरंभ होता है। इस तरह से कुल मिला के हम कहें तो अभिनय या रंगमंच जो है वो नाटक का अनिवार्य तत्व है, और नाटक की सफलता की महत्वपूर्ण कसौटी है उसकी अभिनयता या उसकी रंगमंचीयता। जो नाटक रंगमंच के लिए जितना आसान और जितना सरल होगा, वो नाटक उतना अधिक सफल होगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो भारतेंदु के नाटक जो हैं वो पूरी तरह से सफल उतरते हैं। आप अंधेर नगरी की बात करिए, भारत दुर्दशा की बात करिए, तो ये सब चीज़ें ठीक है। लेकिन जैसे ही आप स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त नाटक की बात करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे कठिनाई आ जाती है। तो इस वीडियो में बस हमने इतनी ही बात करनी थी, इसकी बात हम कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम फिर और भी चीज़ें देखेंगे जो इस नाटक से संबंधित है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़िए। और उसके साथ साथ टेलीग्राम के साथ साथ अगर आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो 9169041691 पे व्हाट्सएप करिए और डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी 67 के लिए 65 दिन की आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। उसके अलावा यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए मंथली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद।